नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में भारत के इस कदम पर भड़क गया पाकिस्तान, कहा मुस्लिम आबादी को कमजोर करने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर परिसीमन आयोग ने विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसे लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को तलब कर एक डिमोर्शे सौंपा है। पाकिस्तान ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया है। भारत सरकार ने परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा निर्धारित करने का काम सौंपा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर हुआ बवाल, भाजपा नेता को लेकर लौटी दिल्ली पुलिस, आपके दफ्तर के बाहर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बग्गा को माहौली कोर्ट में पेश करने के लिए पंजाब लाया जा रहा था। आधे रास्ते में पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। उधर भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड्स लांघकर आपके दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा बग्गा को साथ में ले जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने मांग की कि बग्गा को दिल्ली जाने से रोका जाए, उसे हरियाणा में ही रखा जाए। हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के किसी भी अफसर को डिटेन करने से इनकार किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज शाम तक दोनों को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बवाल, टीएमसी पर राजनीतिक हत्या का आरोप, गृह मंत्री अमित शाह ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कुछ घंटे पहले कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव शुक्रवार सुबह उनके घर के पास संदेहास्पद परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के अनुसार मृतक अर्जुन चौरसिया आज कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में निकाले जाने वाली बाइक रैली का नेतृत्व करने वाला था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने उसके कार्यकर्ता की हत्या की है। हालांकि टीएमसी ने इससे इनकार किया है। कोलकाता में अर्जुन चौरसिया के परिजनों से मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी, सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया, विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट चालू होंगे। जी हां दोस्तों, देश भर में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को एक इमरजेंसी कानून लागू किया है। केंद्र ने विदेशी कोयले पर चलने वाले कुछ निष्क्रिय पावर प्लांट्स में फिर से प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद कोयले की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से प्रोडक्शन न कर पा रहे पावर प्लांट्स भी बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले गुरुवार को ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों और बिजली कंपनियों को लेटर लिखा था। इसमें विदेशी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने को कहा गया। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में बिजली की डिमांड में 20% का इजाफा हुआ है। सभी राज्यों और घरेलू कोयले से ऑपरेट होने वाली कंपनियों को जरूरत का कम से कम 10% कोयला इंपोर्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। जी हां दोस्तों, देश भर में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मसले पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल की जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतलवी इरफान की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार भी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बदायूं के बिसोली तहसील के धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतालवी इरफान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में एसडीएम समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। एसडीएम द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
कोरोना ने टाले एशियन गेम्स। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एशियन गेम्स की तारीखें बदली। 10 से 25 सितंबर तक होना था आयोजन। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स टाल दिए गए हैं। एशिया ओलंपिक काउंसिल ने कहा है कि एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। इसे आगे कब करवाया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। एशियन गेम्स का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के शिनजियान प्रांत के होंजो समेत 5 शहरों में होना था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 26 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 करोड़ की आबादी घरों में है। जिजिगियान, जिलिन, शंघाई, बीजिंग समेत 8 प्रांतों में लगभग 2 महीने से स्कूल बंद हैं। यहां ओमिक्रॉन वायरस के कारण संक्रमण के केस कम नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार की राजनीति में पीके के दखल से नाखुश हैं सीएम नीतीश कुमार। कहा, किसी की राय महत्वपूर्ण नहीं। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार के पिछड़ने को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाखुश नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कौन क्या बोलता है इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में क्या काम हुआ है वह सभी जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पीके के बयान के संबंध में पूछा, तब उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व सत्य का है। उन्होंने पत्रकारों से ही कहा कि आप सब जानते हैं क्या हुआ है और क्या किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब लोग ही बता दीजिए क्या हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के कहने और बोलने को महत्व मैं नहीं देता हूं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में 30 साल तक 2 बड़े नेताओं के शासन करने के बावजूद राज्य पिछड़ा और गरीब है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को अगर अग्रणी राज्यों की सूची में लाना है तो नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। उन्होंने जन स्वराज की चर्चा करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से वे पश्चिम चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 5 अन्य के खिलाफ तय किया आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर लिए हैं। ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन न सिर्फ दंगा भड़काने की साजिश रचने में शामिल थे, बल्कि उसके साथ ही दंगा करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने के लिए पूरी साजिश रची थी और इसके लिए ताहिर हुसैन के घर पर पत्थरों समेत अन्य हथियारों का इंतजाम भी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग मुठभेड़ में हिजबुल का सबसे पुराना आतंकी 2 अन्य के साथ हुआ ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र के श्रीचंद वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार सुरक्षा बल के जवान जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पहले से मौजूद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जिनमें एक का नाम अशरफ मौलवी बताया जा रहा है, जो कि हिजबुल का सबसे पुराना आतंकी और लंबे वक्त से बचता आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ओडिशा पर तूफान का खतरा। 48 घंटे तक पूरी ढेंकनाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट। एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएफ की 20 टीमें तैनात। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान आसनी के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। सरकार ने खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की है। दोस्तों, 175 फायर ब्रिगेड टीमों को भी लगाया गया है। दूसरी ओर नोएडा के कुछ हिस्सों से ओले गिरे हैं। उत्तरी राजस्थान, अरावली और दिल्ली एनसीआर पर बादल छाए, जिसके कारण कुछ ही स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
आईपीएल में इस सीजन की सबसे तेज बॉल उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की। आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। जी हां दोस्तों, जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। यह इस सीजन की सबसे तेज गेंद होने के साथ ही आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद है। दोस्तों, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शॉन टेट के नाम है। उन्होंने 2011 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 157.71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की पारी के आखिरी ओवर की चौथी गेंद उमरान ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। इस गेंद पर रावेन पावेल ने चौका मारा। इस पूरे ओवर में 19 रन बने। मलिक ने इस ओवर की पहली गेंद 153, दूसरी 152, तीसरी 153, पांचवी 156 की रफ्तार से फेंकी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रूस का इनकार। मॉस्को ने कहा बेकार की बयानबाजी कर रहे हैं पश्चिमी देश। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावनाओं को रूस ने खारिज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जेतसेव ने इस बात की जानकारी दी। फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर पश्चिमी देश न्यूक्लियर वॉर की चर्चा करने लगे हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जेतसेव ने संवाददाताओं से कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पश्चिमी देशों के अधिकारी सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की कार्यवाही एक विशेष सैन्य अभियान है। दरअसल यूक्रेन के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बीच रूस की सेना ने परमाणु हमले का अभ्यास किया था। कलिंगराद में रूसी सेना ने परमाणु सक्षम मिसाइल हमले का अभ्यास किया। कलिंगराद बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित रूस का अहम सैन्य अड्डा है और यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरा महसूस कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एलन मस्क को ब्रिटिश सांसद ने ट्विटर के भविष्य पर चर्चा के लिए भेजा बुलावा। मस्क ने कहा अभी नहीं। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सेफ्टी कानून के ड्राफ्ट की जांच कर रही एक ब्रिटिश संसदीय समिति ने एलन मस्क को ट्विटर खरीदने की योजना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों पर चर्चा के लिए बुलावा भेजा है। संसद की डिजिटल कमेटी ने बुधवार को टेस्ला के सीईओ से उनके प्रस्तावों के बारे में डिटेल से सबूत देने को कहा। अरबपति एलन मस्क ने ब्रिटिश संसदीय समिति से कहा कि इस बारे में जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी। मस्क ने एक ईमेल में कहा कि मैं सम्मानित हूं और संसद के उनके आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस समय यह स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि इस सौदे को मंजूरी देने के लिए अभी शेयर होल्डर्स ने वोट नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। महंगा हो गया है सोना, चांदी के दाम भी बढ़े। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के चलते घरेलू बाजार में इसके दाम बढ़े। हालांकि यह बढ़त सीमित रही। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.11% यानी कि 55 रुपए की तेजी के साथ 50,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी वायदा 0.13% यानी कि 84 रुपए की तेजी के साथ 62,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार हाजिर बाजार में बुधवार को उच्चतम शुद्धता वाला सोना 51,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा था। इस दौरान चांदी 63,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा होकर $1876 प्रति औंस, जबकि चांदी बढ़कर $22.44 प्रति औंस पर आ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। शेयर मार्केट। सेंसेक्स 866 पॉइंट टूटकर 54,835 पर बंद। आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखी गई। दोस्तों सेंसेक्स 866 यानी कि 1.56 प्रतिशत पॉइंट की गिरावट के साथ 54,835 पर, जबकि निफ्टी 251 अंक
यानी कि 1.63 अंकों की गिरावट के साथ 16,411 पर बंद हुआ। दोस्तों आईटी, मेटल, रियल्टी और प्राइवेट बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। अमेरिकी बाजार में गुरुवार को 2020 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आई। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक लगभग 650 अंक गिरा और एसडीपी 500 में से 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2016 से 7.5 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता, 6000 विदेशियों को मिली भारतीय राष्ट्रीयता। सरकारी डाटा। जी हां दोस्तों, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 के बाद से करीब 7.5 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जबकि इसी अवधि के दौरान 6000 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। दोस्तों CNN न्यूज 18 द्वारा दिए गए विश्लेषण में यह बात सामने आई है। राज्यसभा में पेश किए गए विदेश मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि व्यक्तियों ने अपनी निजी कारणों से भारतीय नागरिकता छोड़ दी और कम से कम 106 देशों में चले गए। 2016 से 2021 के बीच कुल 7,49,765 भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किया, जिनमें से 2019 में सबसे अधिक 1.44 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, जबकि इसके पहले 2016 में 1.41 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया। हालांकि वर्ष 2020 में संख्या में भारी गिरावट देखी गई। संसद में पेश किए गए मंत्रालय के आंकड़ों में और गहराई से झांकने से पता चलता है कि 2017 से 6.08 लाख भारतीयों ने विदेशी राष्ट्रीयता के लिए अपनी नागरिकता छोड़ दी है। 2017 के बाद से देश छोड़ने वाले भारतीयों का बड़ा हिस्सा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चला गया। 2017 के बाद से ये 4 देश भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों में से 82% संख्या के लिए जवाबदेह हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस को 16,203 करोड़ रुपए का मुनाफा, डिविडेंड का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को 6 मई 2022 को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा। दोस्तों पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,550 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों तिमाही दर तिमाही आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 के चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 3 दिन बाद कोरोना के मामलों में आया बड़ा उछाल, 1656 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 1656 नए मामले सामने आए। दोस्तों गनीमत यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई और 1306 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मामले 6096 में अब हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5 के करीब पहुंचकर 4.98% हो गया है। दोस्तों शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आंकड़े सामने आए हैं। इससे 2 दिन पहले यानी कि 4 मई को कोरोना वायरस के 1354 नए मरीज सामने आए थे और 1 की मौत हो गई थी। कोरोना के करीब 200 मरीज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 4319 घरों में आइसोलेट हैं। दोस्तों आज आए नए मामलों को मिलाकर अब कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,90,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 26,177 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल ने भारतीय यूजर्स को दिया जबरदस्त झटका, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकेंगे कोई भी पेमेंट। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाने वाले ब्रांड एप्पल के प्रोडक्ट्स को दुनिया के तमाम देशों में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी एप्पल के प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। हाल ही में एप्पल के एक कदम से इसके भारतीय यूजर्स को जोरदार झटका लगा है। दरअसल दोस्तों भारत के एप्पल यूजर्स अब अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड एप्पल ने भारत में ऐप स्टोर पर सब्सक्रिप्शन और ऐप पेमेंट के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पैसे लेना बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत में कोई भी एप्पल डिवाइस यूजर अपने बैंक के कार्ड से कंपनी की किसी भी सेवा के लिए पैसे नहीं दे सकेगा। दोस्तों एप्पल के सपोर्ट पेज पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कुछ नई गाइडलाइंस के चलते यूजर्स डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारत में पेमेंट मेथड के तौर पर एप्पल ने एप्पल आईडी, बैलेंस, नेट बैंकिंग और यूपीआई को मेंशन किया हुआ है, यानी कि इन तीनों तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में नई गाइडलाइंस आई है, उसके तहत 5000 से ज्यादा के पेमेंट के लिए आपको हर बार ओटीपी देना पड़ेगा और ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए 24 घंटे पहले बैंक को यूजर को एक प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य होगा। इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए एप्पल ने ये दोनों पेमेंट मेथड ही हटा दिए हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि फेसबुक बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।